हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडमिशन के काइंड और एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू को समझने का प्रयास करेंगे। एडमिशन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, वैसे तो दो ही प्रकार का होता है एडमिशन। नंबर 1 जुडिशियल एडमिशन, न्यायिक स्वीकृति। नंबर 2 एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, न्यायिकेतर स्वीकृति। और नंबर 3 एडमिशन बाय कंडक्ट। तो इनको हम दोनों का प्रकार समझने का प्रयास करेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, और इसी के साथ साथ इनके साथ साथ हम इसकी एविडेंशियल वैल्यू को भी समझने का प्रयास करेंगे, इसका साक्ष्यिक महत्व क्या है, और इसके साथ साथ सेक्शन 31 भी पढ़ेंगे। देखिए, जुडिशियल एडमिशन जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, जुडिशियल एडमिशन का एक दूसरा नाम भी है फॉर्मल एडमिशन। और चूंकि जुडिशियल एडमिशन एक न्यायिक एडमिशन है, अर्थात ये जो केस जो चल रहा है उसकी कार्रवाई के दौरान किया जाता है। इट इज मेड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द केस, जो केस की जो कार्रवाई है उसके दौरान किया जाता है। ये किस तरीके से हो सकता है जुडिशियल एडमिशन? या तो आप WS के माध्यम से कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन पूछे उसके रिप्लाई के माध्यम से आप कर सकते हो, या किसी क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से कर सकते हो, नोटिस के उत्तर के माध्यम से कर सकते हो, कोर्ट में के रिप्लाई के माध्यम से कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप कोई भी रिप्लाई करते हो तो वो कैसा होता है? जुडिशियल एडमिशन माना जाता है। चूंकि जुडिशियल एडमिशन है, चूंकि इस दौरान किया जा रहा है, इसलिए ये स्ट्रांग प्रकृति का होता है, क्योंकि न्यायिक कार्रवाई के दौरान हो रहा है, मामले की कार्रवाई के दौरान हो रहा है, इसलिए स्ट्रांग प्रकृति का एडमिशन हो रहा है। चूंकि स्ट्रांग प्रकृति का है ये, और इसीलिए इसे सब्सटेंटिव प्रकृति का भी कहते हैं। चूंकि स्ट्रांग है, सब्सटेंटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि केवल जुडिशियल एडमिशन के आधार पर ही न्यायालय जजमेंट दे सकता है, इसी के आधार पर ही अपना केस निर्णित कर सकता है, किसी अन्य प्रूफ की एविडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सेक्शन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 58 भी कहता है कि जो जुडिशियल एडमिशन होते हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जुडिशियल एडमिशन एडमिसिबल है और इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट हुआ ये फॉर्मल एडमिशन हुआ, औपचारिक स्वीकृति हुई। दूसरा, ये केस की कार्रवाई के दौरान किया जाता है, चाहे प्लीडिंग के माध्यम से चाहे रिप्लाई के माध्यम से, और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंटिव प्रकृति का होता है, और इसको साबित करने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये जजमेंट का एकल आधार भी हो सकता है। और सेक्शन 58 के अंतर्गत यह है एडमिसिबल भी है, और सेक्शन जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 58 है वो ये कहता है कि जो पक्षकार ने उसके अभिकर्ता ने कोई तथ्य स्वीकार कर ली है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विरुद्ध में जब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल देखें तो मैंने इस तरीके से पॉइंट लिखे हैं जो अंतर भी शो कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। तो पहला यहां पर बताया मैंने, ये फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। और मैंने बताया कि आपकी केस की प्रोसीडिंग के दौरान किया जाता है, ये इसके दौरान नहीं किया जाता, ये इसके बाहर किया जाता है, या फिर कभी भी किसी से भी किया जा सकता है। चूंकि ये कभी भी न्यायिक कार्रवाई के दौरान नहीं हो रहा, कभी भी किसी से भी कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रांग प्रकृति का नहीं होता है। चूंकि स्ट्रांग प्रकृति का नहीं है न्यायिकेतर स्वीकृति, इसका मतलब यह हुआ कि जब इसको साबित करेंगे तो इसको साबित करने के लिए अन्य एविडेंस की भी आवश्यकता होगी, अर्थात केवल इसके आधार पर जजमेंट नहीं दे सकते हैं, इसको किसी अन्य एविडेंस से साबित कराना पड़ेगा, पुष्टि करानी पड़ेगी। जब कोई अन्य एविडेंस ले आए हम और फिर साबित कर दिया, फिर हम जजमेंट दे सकते हैं इसके आधार पर। और सेक्शन 58 वाला था, ये 50 जो आपका जुडिशियल एडमिशन था, ये 58 की कैटेगरी में आ रहा था एविडेंस एक्ट की। परंतु जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है, न्यायिकेतर स्वीकृति, ये एविडेंस एक्ट की धारा 58 के अंतर्गत कैटेगरी में नहीं आती है। तो ये दोनों जो मैंने आपको बताए, दोनों के प्रकार भी हो गए और दोनों में अंतर भी हो गए। जिससे मालूम पड़ा ये स्ट्रांग है, ये मालूम पड़ा इसकी अपेक्षा वीक है। केवल इसके आधार पर जजमेंट दे सकते हैं, इसके आधार पर जजमेंट नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ हम तीसरा काइंड भी पढ़ लेते हैं, एडमिशन बाय कंडक्ट, यानी कि कोई व्यक्ति अपने आचरण से भी स्वीकृति कर सकता है। अब ये दो प्रकार से हो सकता है। आचरण का मतलब है कुछ बोल नहीं रहा है, अन्य तरीके से कर रहा है। अब कैसे हो सकता है आचरण? यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ इशारे करके आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो, तो वो होता है एडमिशन बाय कंडक्ट।
अब यहां पर भी दो प्रकार से हो सकता है एडमिशन, ये कंडक्ट द्वारा भी। एक तो आप कुछ रिएक्शन कर रहे हो, इशारे कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज हिला डुला रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप बोल कुछ नहीं रहे हो परंतु आपको बोलना चाहिए, आप शांत खड़े हो, तो भी माना जाएगा कि आपने उस चीज को स्वीकार कर ली। तो इस तरीके से एडमिशन बाय कंडक्ट दो प्रकार का हो गया, एक एक्टिव तरीके से, सक्रिय माध्यम से, एक इनएक्टिव तरीके से, है ना। तो एक्टिव तरीके से आप कुछ रिएक्शन कर रहे हो, इनएक्टिव तरीके से आप शांत हो। तो इस तरीके से तीन प्रकार हो गए हमारे एडमिशन के। अब इसकी एविडेंस वैल्यू को समझे, वैसे हमने यहां भी समझ लिया, तो भी एविडेंस एक्ट की सेक्शन 31 के साथ समझने का प्रयास करें। तो एविडेंस एक्ट की धारा 31 से कहती है कि एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, यानी कि जो एडमिशन है वो निश्चायक साक्ष्य नहीं है, निश्चायक प्रकृति का नहीं होता, परंतु ये एस्टॉपल के रूप में तो काम करता है। तो दो तीन चीज समझ में आती है हमें। नंबर 1, एडमिशन सुसंगत है, यानी कि सुसंगतता तो पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि एडमिशन सुसंगत तो है। दूसरी चीज उन्होंने बताई, एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन निश्चायक साक्ष्य नहीं है। निश्चायक साक्ष्य नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने एविडेंस एक्ट का जब सेक्शन 4 पढ़ाया था तब समझा था, निश्चायक साक्ष्य होता फिर इसको हम डिस्प्रूव नहीं कर सकते थे। अब चूंकि ये निश्चायक साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब पक्षकार इसे बोल सकता है कि गलत किया गया है, एविडेंस इसे ना साबित कर सकता है, यानी इसके विरुद्ध में एविडेंस दे सकता है क्योंकि निश्चायक नहीं है। और यदि पक्षकार को देना चाहिए था, उसने इसको मतलब ना साबित नहीं कर पाया, इसे गलत साबित नहीं कर पाया है, तो ये माना जाएगा, या फिर कुछ नहीं बोलता है तो ये माना जाएगा कि हाँ उसने एडमिशन किया है, वो सही है, और इसके विरुद्ध ये प्रथम दृष्टया साक्ष्य बन जाएगा। मतलब आपको मौका मिला, आप साबित करिए आपने एडमिशन नहीं किया, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो ये माना जाएगा, प्रथम दृष्टया ये हो जाएगा कि हाँ मैंने ही वो चीज की है, एडमिशन मैंने ही किया है। तो क्या चीज हुई, एडमिशन सुसंगत होता है। नंबर 2, एडमिशन निश्चायक प्रकृति का नहीं होता, अर्थात इसे ना साबित किया जा सकता है, इसके विरुद्ध साक्ष्य दिया जा सकता है, ये बोला जा सकता है कि एडमिशन नहीं है या गलत है। और तीसरी चीज, अगर आप नहीं साबित कर पाए तो ये माना जाएगा कि कैन बी डिस्प्रूव, इफ फेल देन प्राइमा फेसी एविडेंस विल बी प्रिज्यूम्ड अगेंस्ट यू, और यदि आप साबित नहीं कर पाए तो ये माना जाएगा कि प्रथम दृष्टया आपके विरुद्ध साक्ष्य है। तीसरी चीज उन्होंने बताई, चूंकि यद्यपि कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, परंतु ये कैसे काम करता है, एस्टॉपल की तरह। एस्टॉपल का मतलब, अब आपने कह दिया, अब आपके ऊपर एस्टॉप लग जाएगा, विबंध का मतलब बंध जाओगे कि ठीक है आपने कहा है वो मान लिया जाएगा। एस्टॉपल हम अच्छे से एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में पढ़ेंगे। एस्टॉपल यानी कि स्टॉप कर देना, किसी व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने से रोक देना। तो जब हम एविडेंस वैल्यू पढ़ेंगे तो आप दोनों चीज को रेफर करोगे, फोकस इसको करना, ये भी बता देना एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन के मामले में इसकी साक्षिक महत्व कम होता है, और इसको रेफरेंस देते हुए आप सेक्शन 31 को मेंशन करोगे और सारे पॉइंट लिखोगे जो मैंने आपको बताया, और एक केस भी लिखोगे। केस में आप बता सकते हो नागिन दास वर्सेस दलपत राम। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि एडमिशन ट्रू है, सत्य है, क्लियर है, साफ है और साफ साफ समझ में आ रहा है, तो ये कैसा माना जाएगा, बेस्ट प्रूफ है, बहुत अच्छा एविडेंस है, अर्थात उससे पक्षकार बाध्य हो जाएंगे। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो जुडिशियल एडमिशन होता है ये एविडेंस एक्ट की धारा 58 के अंतर्गत एडमिसिबल होता है ना। जुडिशियल एडमिशन इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 58, और चूंकि इस प्रकार का न्यायिक प्रकृति का है तो न्यायिक प्रकृति का एडमिशन पक्षकार को बांधता है, अर्थात इसके आधार पर निर्णय दे सकते हो। तो ये हमारा एडमिशन हो गया। एडमिशन के हमने प्रकार समझे, एडमिशन की हमने साक्षिक महत्व को समझा। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।